हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे प्लेटफॉर्म बुक का सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक है, या बात करें तो यूपीपीसीएल TG2 के लिए या फिर यूपीआरवीएनएल TG2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमने 1 से लेके 52 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख रखा है। उसके आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे और इस वीडियो में हम 53 से लेके 80 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन देखेंगे। और सारे के सारे जो सॉल्यूशन होंगे पूरे डिटेल में होंगे। एक एक क्वेश्चन को आप बस ध्यान से समझिए और आपके एग्जाम के लिए यूपीपीसीएल TG2 और यूपीआरवीएनएल TG2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो आज का, वो क्या है कि एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य है और किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा की गुणा का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। इनको हम क्या कहते हैं? अब देखिए, इसमें बेसिकली दो तरह के नियम लिखे गए हैं। अगर आपने सुना है तो वह नियम होता है किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ के जो दो नियम होते हैं उसमें एक धारा वाला नियम होता है और एक वोल्टेज वाला नियम होता है। धारा वाले नियम में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि धारा वाले नियम में क्या होता है कि जैसे एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे कुछ करंट अंदर जा रही है, सपोज ऐसे कुछ करंट अंदर जा रही है और कुछ करंट यहाँ से बाहर जाएगी। यानी ये जो पॉइंट है, आपको ये पॉइंट, ये जंक्शन जो दिख रहा है, इस बिंदु पर कुछ करंट मान लीजिए I1 है और ये क्या है, I2 है, और यहाँ से जो बाहर जा रही है वो I3 है। तो आप ये देख रहे हो कि I1 और I2 जो है इस पॉइंट के पास जा रही है, जबकि I3 जो है इस पॉइंट से दूर जा रही है। तो ये बोला है कि एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है। तो देखिए, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होता है ये केसीएल का नियम होता है। या फिर अगर हम कहें तो केसीएल का एक नियम ये होता है कि जितनी करंट इन जंक्शन से पास जा रही है उतनी ही करंट इस जंक्शन से क्या जाएंगी, दूर जाएंगी। तो इसको अगर आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे I1 प्लस I2 बराबर I3। यह आपका केसीएल है। ठीक है, केसीएल का नियम यानी किरचॉफ करंट लॉ। इसमें क्या है आप ध्यान से समझ सकते हो समीकरण से कि I1 प्लस I2 यानी जो पास जा रही है और I3 वो बराबर, यानी कि जो पास जाएगी यानी इस पॉइंट के पास जो जाएगी उनको जोड़ दो और इस पॉइंट से जो दूर जाएगी उसको। अगर मान लो एक आध और करंट ऐसे होती, मान लो ये I4 है तो फिर इधर हम I3 प्लस I4 लिखते। ठीक, ऐसे लिखते हैं हम। तो उस जंक्शन के पास जाने वाली धारा तथा जंक्शन से दूर जाने वाली धारा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये है किरचॉफ करंट लॉ। उसके बाद किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है वह बंद परिपथ में होता है। ध्यान से समझना कि किरचॉफ करंट लॉ जो था वो मतलब कि खुला परिपथ के लिए था, लेकिन जो मतलब कि वोल्टेज लॉ होता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, वह बंद परिपथ के लिए होता है। जैसे कि एक ये रजिस्टर, मान लीजिए ऐसे हमने एक रजिस्टर इस परिपथ में कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमने एक सप्लाई लगाई है। ठीक, मान लीजिए सप्लाई V है और यहाँ से करंट I जा रही है, एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 है, ऐसे आपको दिया है। तो इस बंद परिपथ में प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा की गुणा का बीजगणितीय योग, यानी कि यहाँ से करंट जाएगी तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा यानी यहाँ पे जो वोल्टता पात होगा वो I R1 प्लस I R2 यही होगा का बीजगणितीय परिपथ कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर होगा यानी V। तो इसको हम लिख सकते हैं V बराबर I R1 प्लस I R2। यह जो है बेसिकली यह भी क्या है, एक किरचॉफ का नियम ही है। किरचॉफ का कौन सा नियम, वोल्टेज वाला नियम। ठीक है, तो दो नियम है किरचॉफ के, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। तो दोनों के कैसे कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोधों के अनुपात होते हैं। अब देखिए, ये ब्रिज आपके सामने बना है और कह रहा है कि कब यह संतुलित होगा, कब यह बैलेंस होगा, आपसे यही बोला जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने बना है P/Q बराबर R/S, R/P बराबर Q/S, S/P बराबर Q/R और S/Q बराबर P/R। अब देखिए, इसको हम नहीं देखते हैं, अभी हम बस देख रहे हैं कि बैलेंस अगर है तो कब हमारा हो सकता है। तो कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब भी कोई ब्रिज यानी चार भुजाओं वाला इस तरह से अगर आपको दिखे
और उसे बैलेंस कहा जाए, उसे संतुलित कहा जाए, तो उसे संतुलित कहने के लिए कंडीशन आपकी होनी चाहिए कि ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है यहाँ से जो करंट फ्लो होगी उसका मान सबसे पहले क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब आप कह सकते हो कि ब्रिज आपका क्या है, संतुलित है। कोई डाउट नहीं है, इसको एकदम क्लियर रखना। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो जब भी आप देखना ब्रिज को संतुलित रहने की कंडीशन जो होगी, हमेशा ब्रिज आपका जो डिज़ाइन होगा जो बनेगा उसमें ये वाला चीज़ यहाँ से कनेक्ट होगा, यानी और ये जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा ये मतलब विपरीत में होगा, यानी ये दोनों अलग अलग हों और ये दोनों ऐसे हो। कभी भी आप गैल्वेनोमीटर अगर इस तरह से कनेक्ट है तो सप्लाई को इस तरह से कनेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो ब्रिज क्या होगा, अनबैलेंस माना जाएगा। ये दूसरी कंडीशन है, ये आपको याद रखना है। तीसरी कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस पॉइंट का भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर ये पॉइंट मान लीजिए बी है और ये पॉइंट सी है तो वी बी जो होगा वह वी सी के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है, तब ब्रिज आपका क्या होगा, संतुलित माना जाएगा। इसके बाद अगर हम कहें तो ब्रिज को संतुलित मानने के लिए आपको अपोजिट ब्रांच का गुणा कर देना होगा। अपोजिट ब्रांच का गुणा करने का मतलब P का गुणा S से और Q का गुणा R से। अगर हम कर देते हैं और उस कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, यानी P इंटू एस बराबर Q इंटू R, तब भी हमारा ब्रिज क्या होगा, संतुलित माना जाएगा। तो यही आपसे पूछा है कि 4 भुजाएं आपको दी हैं और ब्रिज कब संतुलित माना जाएगा, क्या कब संतुलित होगा, तो बेस कंडीशन देख लो। तो ये हो जाएगा P बाई Q और R बाई एस। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस P को यहीं रहने दिया, Q को यहाँ भेजा, ठीक है। Q को उठा के यहाँ किया तो इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आया तो बटे में हो गया, तो P बाई Q और S को मैंने इधर भेज दिया, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो उधर जाएगा तो बटे में होगा, तो R बटे S यानी R बाई एस। तो P बाई Q बराबर R बाई एस। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वह करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक संतुलित हिट स्टोन ब्रिज के लिए यक्स का मान क्या होगा। अब देखिए संतुलित बोल दिया है तो कंडीशन आपको याद रखना है कि संतुलित बोला है तो संतुलित की कंडीशन क्या होती है कि यह वाला जो मतलब कि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे करंट के मान क्या होगा, 0। अगर यहाँ करंट का मान 0 होगा तो आपको कंडीशन मैंने अभी अभी बताया कि जो विपरीत भुजाएं हैं उनमें गुणा कर दो। तो गुणा करिए, तो 4 गुणा 80, 4 का गुणा किस में करेंगे, 80, ठीक है, सॉरी 4 गुणे 80, 4 गुणे 80 बराबर यक्स गुणे मतलब यक्स गुणे ये कितना है 40, यक्स का गुणा किस में कर रहे हैं 40 में, ठीक है 40। तो ये 4 दूनी ये हो जाएगा, तो यक्स बराबर जो होगा वो 8 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 ओम। मल्टीप्लाई कर लेना, इतना तो नॉर्मल है, इतना तो मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हो। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी जब वे श्रेणी में जुड़े हैं। देखिए कैपेसिटर हैं और उनकी कैपेसिटरों की कैपेसिटी कितना दी है, 4 कैपेसिटी वाले, ठीक है, बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटर। मान लीजिए बराबर कैपेसिटी है, मान लिया कि जो एक कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटी C है, ठीक है, कैपेसिटर को C से लिखते तो उसकी कैपेसिटी हमने C मान लिया। अब C जो है वह 4 हैं और चारों के चारों सीरीज में जुड़े हुए हैं। चलो मैंने मान लिया कैपेसिटर ऐसे होता है, ऐसे हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक। ये कनेक्शन जो हो गया ये हो गया सीरीज का, ठीक है। सीरीज में जब भी जोड़ते हैं तो ऐसे ही हम जोड़ते हैं सी को, ठीक, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है कि एक निगेटिव दूसरे पॉजिटिव से, दूसरा मतलब कि निगेटिव दूसरे पॉजिटिव से, यानी अपोजिट में जुड़े होने चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव के संग और निगेटिव पॉजिटिव के संग जुड़ा होगा। तो कैपेसिटर जो होगा वो किस में कनेक्टेड होगा, वह सीरीज में जुड़ा होगा। क्लियर? अब सीरीज में जुड़ा है, आपको बताना है कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी। कैपेसिटी का मतलब कि ओवरऑल अगर हम निकालें तो कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए जब भी कैपेसिटर सीरीज में यानी श्रेणी में जुड़ा होता है, कैपेसिटर जब भी श्रेणी में जुड़ा होता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1 अपान ये C जो है ये इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं, ठीक है।
सी मतलब तुल्य मतलब तुल्य धारिता 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, ये 4 हो गया। अब देखिए नीचे जो है सी अगर बराबर है, यानी अगर हर बराबर है तो ये तो हो जाएगा सी, और ऊपर वाला जो होगा वो तो जुड़ जाएगा, तो एक 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 कितना हो जाएगा 4। तो 1/c बराबर होगा 4/c, ठीक है। 1/c इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा 4/c। तो c इक्विवेलेंट जो होगा, अगर इस चीज़ को आप उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर दो तो c इक्विवेलेंट आपको क्या मिल जाएगा, c इक्विवेलेंट बराबर मिल जाएगा c/4, c/4। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही केस, ध्यान से सुनना, अगर यही केस रजिस्टर में होता तो रजिस्टर में जो सीरीज कनेक्शन होता है, रजिस्टर का सिंबल ऐसे होता है, ठीक। अगर यही केस रजिस्टर में होता, ये मान लीजिए आर है, आर है, आर है और आर है, 4 बार ऐसे होता, तो सीरीज में आर को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, टोटल 4R, ये करेक्ट आंसर होता है जब रजिस्टर के केस में पूछता है, यानी प्रतिरोध के केस में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि समांतर क्रम में जुड़े 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक की कैपेसिटी सी हो। अब देखिए क्वेश्चन वही है, बस इस बार जो कनेक्शन किया गया है कैपेसिटर का वह कैसा किया गया है, समांतर में किया गया है। चलो कोई नहीं, हमें समांतर करो चाहे सीरीज करो, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आप चाहे जैसे बना के दे दो, समांतर सीरीज भी कर दोगे तब भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये दिमाग में अपने रख के चलना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको डरना नहीं है, आपको सॉल्व करके आना है। तो देखिए एक सी है, समांतर में जोड़ने के लिए ऐसे ही हम जोड़ते हैं, ठीक, ऐसे जोड़ते हैं समांतर, ये हो गया समांतर कनेक्शन, ठीक है। ये सी 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 सी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब देखिए समांतर कनेक्शन आपका क्या कहता है कि कैपेसिटर के जितने पॉजिटिव प्लेट होंगी, यानी जितने पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो एक साथ होंगे और जो निगेटिव होंगे वो एक साथ जुड़े होंगे। तो इस कनेक्शन को हम बोल देते हैं समांतर कनेक्शन, समांतर संयोजन, ठीक है। अगर ये समांतर संयोजन है तो समांतर संयोजन में कैपेसिटर का जो केस होता है वह होता है आपका सी इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डा जितने भी होंगे सबको हम ऐड कर देंगे, ओके। तो अब 4 हैं तो C इक्विवेलेंट हम 4 बार ऐड करेंगे, C प्लस सी प्लस सी प्लस सी, टोटल कितना होगा 4C होगा, टोटल कितना होगा 4C। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 18 माइक्रोफैरड, 16 माइक्रोफैरड, 42 माइक्रोफैरड और 74 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर के समांतर में जुड़े होने पर परिणामी कैपेसिटी होगी। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली क्वेश्चन देखो कि समांतर बोला है कि श्रेणी बोला है। अगर समांतर बोला है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली चारों को जोड़ देना है। डायरेक्टली क्या करना है, चारों को जोड़ दो, बस आंसर आपका मिल जाएगा। अरे मेरे भाई चारों को जोड़ो, जोड़ेंगे 18 और 16 कितना होंगे, 18 और 16 जोड़ो फटाफट 34, 34 होगा, 18 और 16 कितना होगा 34। अगर ऐसे नहीं लग रहा है देखो 18 और 42 ये होगा 60, और 60 और 16 76, 76 और 74 कितना होगा, 76 और 74 कितना होगा, तो 76 74 जो होगा आपका 76 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 80 और 70, 80 70 150, यानी कि डी कितना होगा डी। अगर आपको ऐसी नहीं है तो फिर आप आराम से मतलब कि पेन से लिख के जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था, इस क्वेश्चन में जिस तरह से किया मैंने बस सी प्लस सी प्लस सी करके 4C कर दिया ना, उसी तरह से इस चीज़ को मैंने चारों को जोड़ दिया और कनेक्शन मैंने देख लिया पहले कि ये समांतर है कि कौन सा है। अच्छा ये चीज़ याद रखना, हमेशा कनेक्शन देखने से पहले ये चीज़ देख लेना कि कैपेसिटर है कि रजिस्टर है, ठीक है, यानी संधारित्र की बात की गई है कि प्रतिरोध की बात की गई है। क्योंकि जो फॉर्मूला, जो सूत्र आपका रजिस्टर में होता है यानी प्रतिरोध में, उसका उल्टा फॉर्मूला आपका किस में होता है, कैपेसिटर में होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 36 माइक्रोफैरड और 14 माइक्रोफैरड कैपेसिटी के 2 कैपेसिटरों के समांतर में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी होगी। फिर क्वेश्चन कैसा है आपका
कि समांतर में जुड़े होने की कैपेसिटी कितनी होगी। तो सेम क्वेश्चन है एकदम, बस इसमें क्या है कि एक 36 का एक 14 का, बस 2 ही है, तो 2 है तो हम 2 ही जोड़ेंगे, 4 कहाँ से जोड़ेंगे, 2 है ना, तो सिर्फ 2 जोड़ दो। 36 और 14 कितना होगा, 50। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो समांतर में दिक्कत नहीं है, श्रेणी जब आएगा तब थोड़ी सी आपको मतलब कि थोड़ा सा कॉपी कलम उठानी पड़ सकती है। अदरवाइज अगर समांतर वाला है तो आप डायरेक्टली जोड़ दो, अगर आपकी जोड़ने का तरीका बहुत अच्छा है तो आप डायरेक्टली जोड़ दोगे और आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी होगी। अब देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है कि 4 माइक्रोफैरड, यानी कि जो कैपेसिटर है उसमें सी का मान जो दिया है वो 4 माइक्रोफैरड आपको दिया हुआ है, और कह रहा है कि 3 कैपेसिटर हैं, कितने हैं, 3 हैं, यानी कि सी जो है वो 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर हैं, और वो किस में जुड़े हैं, वह जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। अगर वह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल कैपेसिटी कितनी होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो क्या कठिन है, कठिन नहीं है, अगर है भी तो हम इसको आसान बना देंगे। देखिए कैसे, चलिए अगर एक कैपेसिटर जब भी सीरीज की बात की जाती है यानी श्रेणी क्रम की बात की जाती है तो उसमें हम लिखते हैं 1/c, 1/c, 1/c बराबर कितने कैपेसिटर लगे हैं, 3 कैपेसिटर हैं, कितने मतलब कि कितना उनकी रेटिंग है, कितने मान के हैं वो, 4 माइक्रोफैरड के हैं मेरे भाई। सब माइक्रोफैरड में तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 मैंने ऐसे ही तो निकाला था। अभी जब मैंने एक फॉर्मूला जब आपको बताया तो श्रेणी क्रम के लिए मैंने यही फॉर्मूला बताया था कि आप 1/c करो और 1/c1 प्लस c2 ऐसे जोड़ते हुए चले जाओ, ठीक है। तो 1/c, अब अच्छा ध्यान से देखो, 4 यानी हर बराबर है तो ये बटे में तो 4 ही होगा, ऊपर जुड़ेगा एक और एक, एक कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, 3 होगा। तो 1/c बराबर 3/4, तो 1/c है तो c बराबर कितना होगा, इसको उल्टा कर दो, क्योंकि अगर c को उल्टा, अगर 1/c को उल्टा करोगे तो c होगा, तो 3/4 को उल्टा करोगे तो क्या होगा, 4/3। तो जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 4/3, माइक्रोफैरड में दिया है तो माइक्रोफैरड। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 28 माइक्रोफैरड प्रत्येक कैपेसिटी के 2 कैपेसिटरों को श्रेणी में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी होगी। अब 28 माइक्रोफैरड है, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ से आपको 2 चीज़ सीखने को मिलेगी, ध्यान से बस सुनते रहो। एक सी का मान जो दिया है वो 28 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, 28 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, और कह रहा है कि 2 कैपेसिटर हैं, यानी सी बराबर मतलब 28 माइक्रोफैरड और एक सी बराबर 28 माइक्रोफैरड, 2 दिया है, और दोनों का कनेक्शन किस में किया गया है, श्रेणी में किया गया है, ठीक है। अगर श्रेणी में है मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैंने बताया कि 1/c बराबर 1/28 प्लस 1/28, ये 2 बार कर देंगे हम, तो c बराबर जो होगा वो होगा 28/2 बराबर 14 माइक्रोफैरड, 14 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये देखो जब लगाओगे तो इतना ही निकल के आएगा, मैंने आपको एक बार बता दिया, बार बार वही चीज़ मत रिपीट करो, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ो तो कितना होगा, 14 माइक्रोफैरड। लेकिन आप इसको किसी और मेथड से कर सकते हो, देखते हो मेथड, यही है फॉर्मूला, बस इसको थोड़ा सा ना बढ़ा के इलेबोरेट करके थोड़ा सा एक कंक्लूजन पे रख दिया गया, एक निष्कर्ष निकाल के एक फॉर्मूला बना दिया गया है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, तो याद रखिएगा कि जब दो कैपेसिटर हों, सिर्फ 2 कैपेसिटर हों, तो आप डायरेक्टली 1/c ऐसे करते हो तो थोड़ा सा गुणा भाग करने में आपको लंबा लगता है। तो एक फॉर्मूला आप याद कर लो, जब भी श्रेणी में 2 कैपेसिटर जुड़े हैं तो C1 गुणे C2 अपान C1 गुणे C2 अपान C1 प्लस C2, C1 गुणे C2 अपान C1 प्लस C2, एक फॉर्मूला तो ये याद रखो आप, ठीक, जब 2 कैपेसिटर की बात की जाए। अब ध्यान से सुनो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है कि अगर 2 कैपेसिटर हैं, दोनों की वैल्यू क्या है, समान है, सपोज कुछ भी हो सकती है, दोनों की वैल्यू क्या है, समान है, और उनका जो मतलब संयोजन किया गया है, जो कनेक्शन किया गया है वो श्रेणी में किया गया है। अगर श्रेणी में किया गया है तो उनका जो मतलब कुल कैपेसिटी निकलेगी वो कितनी होगी, तो आपको आधा बताना, कभी कभी ये दे दे 1 गुना, 2 गुना, आधा, 4 गुना, ऐसे ऑप्शन बन के आ जाए, तो आपको बताना है कि वो क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी, ठीक। अब देखिए
कैसे आपको पता चला? अभी हमने लगाया कि 28 के दो थे, दोनों श्रेणी में जुड़े थे, उनका आंसर कितना आया? 14 माइक्रोफैरड, यानी आधा हो गया कि नहीं हो गया? तो ध्यान से समझना कि 28 के दो हैं तो उनका टोटल निकालोगे तो कितना होगा? आधा, आधा मतलब 14। अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट आंसर करो, ठीक, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा आप तब करोगे जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बनता है क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक 28 माइक्रो का है, एक 14 माइक्रोफैरड का है, दोनों किस में जुड़े हुए हैं? समांतर में जुड़े हुए हैं। सॉरी, समांतर में नहीं, ये दोनों जुड़े हैं श्रेणी में, ठीक है। ये दोनों किस में जुड़े हैं? श्रेणी में जुड़े हुए हैं। अगर ये श्रेणी में जुड़े हैं तो इनका जो ओवरऑल यानी टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, यानी कुल कैपेसिटी, तो उनका मान कितना आएगा? ऑप्शन ध्यान से सुनना, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। 28 से ज़्यादा, 28 से कम, 14 से ज़्यादा, 14 से कम, ठीक है, 14 से कम। तो सही आंसर क्या होगा आपको यही बताना है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 14 से कम। तो यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब दो कैपेसिटर समांतर में जुड़े हों, ठीक, सॉरी श्रेणी में, जब दो दो कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हों तो उनका जो कुल कैपेसिटी निकालते हैं, यानी कुल कैपेसिटी निकालते हैं, तो जो निकल के आती है वह सबसे छोटे कैपेसिटर से, यानी जो 14, ये छोटा है ना, 28 से छोटा है 14, उससे भी कम आएगी, यानी 14 से भी कम आएगी। तो ध्यान से समझना और जानते रहना ये चीज़। और एक केस आपका रजिस्टर में भी होता है जब उसको समांतर में जोड़ा जाता है, तो ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 16 माइक्रोफैरड और 32 माइक्रोफैरड कैपेसिटी के तीन कैपेसिटरों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटेंस कितना होगा? अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आप इसको सॉल्व करके फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में करो कि कितना होगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि एकदम आसान है, मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है। अब आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है 2 फैरड और 3 फैरड के दो कंडेंसर श्रेणी में जुड़े हैं। 2 फैरड का तीसरा कंडेंसर उनके समांतर जुड़ता है, तो परिणामी कैपेसिटी क्या होगी? चलिए थोड़ा सा उससे ऊपर का क्वेश्चन है, तो देखते हैं ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या है कि 2 फैरड और 3 फैरड के दो कंडेंसर श्रेणी में है। अब देखिए, ये मैंने 2 फैरड लिया और ये हमारा 3 फैरड लिया, ठीक है, ये श्रेणी में है। उसके बाद कह रहा है 2 फैरड का तीसरा कंडेंसर उनके समांतर में। चलो एक ये जुड़ गया उसके समांतर में, ठीक, ऐसे बनेगा कनेक्शन, ये कनेक्शन बना, ये बना 2 का, ये बना 3 फैरड का, ये 2 का आके जुड़ गया, ठीक है। तो कह रहा है टोटल कैपेसिटी क्या होगी। अब आपको बोला गया है कि 2 और 3 किस में है? श्रेणी में है, और ये 2 जो है उसके समांतर में है। तो कोई बात नहीं, पहले 2 और 3 श्रेणी में है तो इनका निकालते हैं हम, ठीक है। जब इनका निकालोगे तो 1/c बराबर होगा 1/2 प्लस 1/3, यही तो निकलेगा। चलिए इनका लासा लेंगे तो 2 3 6 होगा, ये जाएगा 3, ये 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/6, कोई दिक्कत नहीं है ना, 5/6 होगा। अब देखिए एक नया फिगर आप ड्रॉ करोगे, ये 5/6 फैरड होगा। अच्छा ध्यान से देखना, 5/6 जो आया है ये 1/c का आया है, तो c जो होगा, c जब निकालेंगे तो c होगा 6/5, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसे क्वेश्चन को करो ना ध्यान से, कभी कभी एक गलती हो जाती है 5/6 और 6/5 में, तो आप ऐसी गलती मत करना, बहुत ध्यान से इसको लगाइएगा, ओके। 6/5 होगा, सी का मान 6/5 होगा। अब देखिए जो नया फिगर आपका बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक, ये ऐसे ऐसे, ठीक। ये जो ये वोल्टेज है मान लिए कि लगी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आया ये आपका आया 6/5 निकल के आया था, ये आया था 2, ठीक है, ये आपका 2 था। 6/5 और 2 दोनों किस में जुड़े हैं? समांतर में जुड़े हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है तीसरा जो था वो समांतर में जुड़ रहा था। तो जब समांतर में तो सीधा सीधा हम जोड़ देते हैं कैपेसिटर को, तो सीधा सीधा जोड़ो 6/5 प्लस 2, 6/5 प्लस 2, 5 दूनी 10, 16, 16/5, 16/5 फैरड आ जाएगा, 16/5 फैरड आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन और है, तो ज़रा उसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा कि क्या होगा। और क्वेश्चन क्या है कि मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया है कि 2 और 3 फैरड के जो हैं वो किस में जुड़े हैं? समांतर में जुड़े हैं, और तीसरा जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? उसके श्रेणी में आ रहा है,
तो कुल कैपेसिटी कितनी होगी, परिणामी जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, तो परिणामी कैपेसिटी कितनी होगी, आपको यही बताना है। तो ज़रा ध्यान से इसको सॉल्व करके आप फटाफट कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइए कि क्या होगा। 2 फैरड 3 फैरड इन दोनों को हमने जोड़ा किस में, समांतर में, फिर उसके बाद तीसरा जो था वो श्रेणी में जुड़ रहा है, तो इसका कनेक्शन आपको बताना है और कितना आंसर आएगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के सिरे पर बुलबुले बन रहे हैं, इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जब एक बाल्टी मान लो पानी से भरी हुई है, उसमें आपने 2 तार डाल दिया है और वो सप्लाई से उसको चालू कर दिया है, तो जो 2 तार जहाँ पे डाले हैं ना, वहाँ पे आपको क्या बन रहा है, बुलबुले उठ रहे हैं। तो जब वहाँ पे बुलबुले उठ रहे हैं तो इससे आपको क्या अंदाजा है कि कौन सी सप्लाई है, एसी है कि डीसी है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डीसी, यानी कि जब बुलबुले उठेंगे और तब पानी गर्म हो तो वह आपकी जो सप्लाई होगी वह क्या होगी, डीसी। दूसरी क्या है कि जब भी बुलबुले नहीं उठें और फिर भी पानी क्या हो, हीट हो यानी गर्म हो, तब उसको हम कौन सी सप्लाई बोलेंगे, वह बोलेंगे एसी सप्लाई है। तो याद रखना, बुलबुले बन रहे हैं 2 तारों के पास तो डीसी, बुलबुले नहीं बन रहे हैं उसके बाद भी पानी गर्म हो रहा है तो फिर सप्लाई कौन सी है, एसी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि, अब देखिए किसी पदार्थ का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कम होता है तो क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, वस्तु का तापमान बढ़ जाए, या ताप पर निर्भर नहीं करता, उपरोक्त में से कोई उत्तर सही नहीं है। करेक्ट आंसर आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो है उसको आर से लिखते हैं हम, और इसकी जो मतलब मात्रक जो होता है वह होता है ओम। ठीक है, मात्रक जो होता है वह होता है ओम। अब आर, आर का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे ओम के नियम से तो V बराबर जो होता है वो I इंटू आर होता है, और R बराबर हम लिखते हैं V बटे आई, V बटे आई, ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। इस फॉर्मूले से आप देखेंगे कि अगर आप R बढ़ा रहे हो तो I जो होगा वो घट जाएगा। क्यों, क्योंकि R और I जो हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर एक पैरामीटर बढ़ेगा तो दूसरा पैरामीटर घट जाएगा। तो R हमारा अगर बढ़ रहा है तो I घटेगा, अगर R आपका घट रहा है तो फिर I बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट हम अपनाएंगे। देखिए कैसे, अब क्वेश्चन बोल दिया कि रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है तो इसका मतलब है कि अगर R कम है तो इसका मतलब है कि I क्या होगा, ज़्यादा। अगर I ज़्यादा है इसका मतलब करंट ज़्यादा है, अगर करंट ज़्यादा है तो आपको पता है कि करंट जो होती है वह आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर के कारण करंट आती है, और वे जो आवेश होते हैं वो कौन से आवेश होते हैं, ये कहेंगे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी जो करंट का प्रवाह होता है किसी कंडक्टर में, किसी चालक में, वह किसके कारण होता है, तो वह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब है कि उस कंडक्टर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह अधिक हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है एक मानक लंबाई की कापर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना बढ़ा दी गई है, अब तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब एक तार था, ठीक है, उसके आयतन को हमने चेंज नहीं किया, ठीक है, उसके आयतन को हमने चेंज नहीं किया, और लेकिन उसकी लंबाई को हमने खींच कर 3 गुना बढ़ा दिया। अरे मेरे भाई, तुम्हारे पास एक तार था, तुमने तो उसका आयतन बदला ही नहीं, सिर्फ लंबाई ही खींच दिया, तो आयतन तो चेंज हो जाएगा ना। आयतन को नहीं बदले आप, आयतन उतना ही रख रहे हो, फिर भी लंबाई बढ़ा रहे हो। क्वेश्चन ये है, तो अगर आयतन को बिना परिवर्तन किए लंबाई खींच कर 3 गुना बढ़ा रहे हो तो तार का नया रेजिस्टेंस जो होगा वह क्या होगा। मान लीजिए कि आर जो था वो पहले रेजिस्टेंस था, जब लंबाई आप नहीं बढ़ाए थे, फिर लंबाई आपने 3 गुना बढ़ा दिया, तो जब लंबाई आपने 3 गुना बढ़ा दिया तो उस टाइम रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 हो गया। अब मान लीजिए मैं 3 गुना नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं n टाइम बढ़ा दिया, n गुना बढ़ा दिया, जब n गुना बढ़ा दिया तो नया रेजिस्टेंस जो हमारा बनेगा R1 वह होगा n स्क्वायर R। ठीक है, n स्क्वायर R जब हम n गुना बढ़ाते हैं तो। अब ये n जो है वह कितना गुना आपने बढ़ाया, खींच कर। याद रखना क्वेश्चन जब भी हो लंबाई को खींच कर बढ़ाओ, और
आयतन में परिवर्तन ना करो तब जाके ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो R1 बराबर एन स्क्वायर आर, और एन का मान आपने रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9R, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगुना है, करंट की प्रवाहित करने की क्षमता। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा ना इसमें बहुत डीप आपको समझना पड़ेगा कितना हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ व्यास की बात की गई है, यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है, व्यास की। अब व्यास जो है वह कब आता है आपका, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए आर बराबर जो होता है, ये एक फार्मूला होता है रो यल बटे ए। ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है याद रखना, ये यहीं से हम निकाल के इसको बताएंगे। ठीक है, आर बराबर रो यल बाई ए। देखिए हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। एक कॉपर की तार है जिसका व्यास अन्य कॉपर की अपेक्षा दुगुना है, करंट की प्रवाहित करने की क्षमता कितनी होगी। व्यास दुगुना है तब करंट का प्रवाह कितना होगा, अब व्यास की बात की गई है। तो यहाँ से आप ध्यान से समझो कि आर जो है करंट बेसिकली इसी पे डिपेंड करती है, आर बराबर वी बटे आई पर। चलो मैं ध्यान से मैं आपको मतलब कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। तो आर की जगह वी बटे आई रख सकते हो आप, ठीक, वी बटे आई रो यल बाई ए। ठीक, यहाँ से आप देखोगे कि आई जो है वह ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे देख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि आप ए को इधर भेज दो, आई को इधर भेज दो, तब भी आई और ए एक दूसरे के डायरेक्टली समानुपाती होंगे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं पता तो एक होता है धारा घनत्व। तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने धारा घनत्व तो पढ़ा ही होगा। तो धारा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है जे बराबर आई अपान ए, आई अपान ए, तो आई बराबर जो होता है जे इंटू ए। यहाँ से आई और ए आपको दिख रहे हैं कि समानुपाती हैं एक दूसरे के, ये फॉर्मूला याद है। इसका मतलब है कि करंट किसी ना किसी तरह से जो ये क्रॉस सेक्शनल है यानी क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड करती है। अब हमारा क्षेत्रफल जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। एक मतलब चालक के लिए ध्यान से सुनना, एक तार के लिए जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, आर जो है ये त्रिज्या है, और आपको पता है आर बराबर डी बाई टू होता है। जब हम व्यास में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई डी स्क्वायर अपान 4, पाई डी स्क्वायर अपान 4। ये किसके बराबर आया, आई के बराबर आया। आई बराबर पाई डी स्क्वायर अपान 4, ये आपको पता चला बेसिक फॉर्मूला। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये चल रहा है कि तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की अपेक्षा दुगुना है। अब एक का मान लीजिए डी है, एक का 2D है, एक का डी है तो एक का 2D है। तो 2D में कितनी करंट फ्लो होगी, भाई डी की जगह 2D रखोगे तो आप ध्यान से समझ सकते हो इतना छोटी सी बात कि 2D रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, डी स्क्वायर फिर हो जाएगा, यानी 4D स्क्वायर होगा। तो डी स्क्वायर 4 तो आप हटा दो, यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा। तो करंट कितनी गुना बढ़ी, 4 गुना बढ़ गई। करंट कितनी गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। भाई करंट 4 गुना बढ़ गई तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या होता है। आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या होता है। ऑप्शन क्या है, आने वाली करंट शून्य होती है, जाने वाली करंट शून्य होती है। आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आने वाली करंट और जाने वाली करंट शून्य होती है। क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, किरचॉफ का करंट वाला नियम है कि आने वाली करंट और जाने वाली करंट का गणितीय योग। अरे मेरे भाई ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया कि ये मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ से ये दो करंट है, मान लीजिए कि ये I1 है और ये मान लीजिए कि ये I2 है, ये गया I3 और ये गया I4। ठीक, ये मान लो कि दो करंट हमारी जो है इस पॉइंट के पास जा रही हैं और दो करंट पॉइंट से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हमने बताया कि टोटल करंट का जो योग होगा वो 0 होगा, यानी कि I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 ऐसे लिखेंगे हम। लेकिन अगर आप सभी करंट को जोड़ोगे तो उनका मान क्या होगा, 0। कब होगा, जब I1 प्लस I2
फिर ये I3 को इधर भेजेंगे तो -I3 -I4 बराबर 0। ठीक है, तो ये माइनस की जगह आप यहाँ पहले प्लस लगा के माइनस को कोष्टक में कर सकते हो, ऐसे यहाँ प्लस लगा के माइनस कर सकते हो कोष्टक में। ठीक है, बराबर 0। इसका मतलब है कि आने वाले करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, शून्य होना चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला है किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार क्या होना चाहिए। अब देखिए किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है, देखिए किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक होता है करंट का, एक होता है वोल्टेज का। अब इसमें पहला कौन है, दूसरा कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला नियम जो होता है वो केसीएल होता है, केसीएल। अब केसीएल क्या है? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ आप अगर हम बात करें तो किरचॉफ करंट लॉ जो है वह फर्स्ट होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है वो सेकंड होता है। तो किरचॉफ के दूसरे नियम से आपसे पूछा है तो वह होगा वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका किरचॉफ का दूसरा नियम। तो करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप और जो ईएमएफ है यानी वोल्टेज सोर्स है उनको जोड़ देंगे तो उनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। अब करंट प्रवाह आपको स्थापित करना है तो न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं? वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक तथा एमीटर, वोल्टेज स्रोत एवं चालक, वोल्टेज स्रोत स्विच एवं रजिस्टर, वोल्टेज स्रोत स्विच एवं फ्यूज, किसकी जरूरत होगी? 70 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 70 मतलब क्वेश्चन नंबर 70 है तो आपको यही बताना है। बताइए, तो जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसका हम अगर करें तो यह आपका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी एक वोल्टेज स्रोत हो और एक कंडक्टर हो तो आप करंट का फ्लो करवा सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट पूछा है, ठीक है, न्यूनतम। क्वेश्चन को भी देखो ना कि क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम पूछा है। तो न्यूनतम आपसे पूछा है तो एक वोल्टेज स्रोत होना चाहिए और एक चालक होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है किसके कारण? चमकने से, उत्पन्न प्रभावों से, चालक के रंग से, चटकने की ध्वनि से। तो करंट कब है? देखिए करंट अगर है तो उसके कारण कुछ ना कुछ प्रभाव होंगे, जैसे हीट होगा, उजाला होगा, मतलब कि लाइट आएगी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो करंट जब भी होगी तो ये सब प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्पन्न प्रभावों से हम पता कर सकते हैं करंट की उपस्थिति है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। अब देखिए परमाणु की बात की गई है तो परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अपक्रिया में, मतलब कि जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। और परमाणु में 3 कण होते हैं। 3 कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, यही 3 होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए इसमें जो ये नाभिक है, ठीक, और ये उसके चारों तरफ के सेल होते हैं। तो नाभिक के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो बाहर की सेल है, जो कक्षाएं हैं, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह घूमता रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन इनमें घूमता रहता है जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो ये नाभिक जो है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेगा। इस प्रोटॉन पर पॉजिटिव यानी धनात्मक चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव यानी ऋणात्मक चार्ज, और जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। अब देखिए प्रतिरोध आपको पता है जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है। प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब कि धारा अगर जा रही है तो उसका अपोज करेगा। प्रतिकूल है यानी अपोज करेगा, विरोध करेगा उसका। तो इसके लिए क्या मतलब किस पर निर्भर करता है? सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर, अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई और तापमान, ये सभी पर। तो रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस जो हमारा है वो आपने देखा कि रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो आर जो है वो हमारा डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है?
ये देखिए सामग्री और विशिष्ट प्रतिरोध, ये जो रो है इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं या प्रतिरोधकता बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी इस पर भी डिपेंड कर रहा है हमारा, इनकी लंबाई और तापमान, लंबाई पे डिपेंड कर रहा है। और रेजिस्टेंस जो यानी प्रतिरोध जो होता है वह किस पर डिपेंड करता है, तापमान पर भी डिपेंड करता है। तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी ए सभी, ये सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आवेशित परमाणु कहलाता है, अगर कोई परमाणु क्या है, आवेशित है यानी उस पर कोई ना कोई आवेश है तो उसको हम क्या कहेंगे, अणु, आयन, विद्युत धारा या कक्षा, क्या कहेंगे। तो जो सही आंसर होगा वह होगा आयन। ठीक है, अगर किसी परमाणु पर आयन है यानी आवेशित हो गया है, यानी चाहे तो पॉजिटिव होगा चाहे निगेटिव होगा, तो उसको हम बोलते हैं आयन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है एक 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है, 100 वाट है और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है, कितना होता है आपको यही बताना है। तो ये बताने के लिए आप देखिए ध्यान से कि 100 वाट है 200 वोल्ट का लैंप का प्रतिरोध है, तो इसको आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे। तो आपको ये जो 100 वाट है ये है आपका P और ये जो है ये आपको V दिया हुआ है। तो P और V पता है और आपसे R पूछ रहा है, तो क्या आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन पता है। अगर पता है तो आप बहुत अच्छे से तो निकाल सकते हो, नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत होएगी ना, तो दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पता है तो यहाँ से याद कर लो आप। देखिए पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों के तीनों याद रखिए। P बराबर V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर बटे R, P बराबर आई स्क्वायर R। अब देखिए तीनों में से जो चीज़ें आपको पता हो बस इन तीनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला आप लगा दो, बस आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको P दिया है और V दिया है, R पूछा है, तो बस यही बीच वाला फॉर्मूला लगा दो, बस करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो P बराबर V स्क्वायर बटे R, तो R बराबर V स्क्वायर बटे P, V स्क्वायर मतलब 200 गुणे 200, 200 गुणे 200 बटे 100, 100 से कट गया 2, 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी तो निकल जाएगा ना, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, फॉर्मूला पता है तो निकल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए परम यानी एकदम एब्सोल्यूट एकदम करेक्ट मेजर करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ओम नियम विधि, रेले विधि, व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर लॉरेंज विधि। तो जो प्रतिरोध के एकदम परम मापन के लिए हम लोग यूज करते हैं वह होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ये मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर यानी मध्यम वर्ग में जितने रेजिस्टेंस आते हैं उनका मेजर करता है, उनका मापन करता है। अगर उससे कम का करना हो यानी लो रेजिस्टेंस को यानी कम प्रतिरोधों का मापन करना हो तो हम लोग डबल व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। किसका, डबल व्हीटस्टोन ब्रिज का। और उससे ऊपर करना है हाई रेजिस्टेंस का तो फिर मेगर का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 4 संधारित्रों को जिनमें से प्रत्येक 16 माइक्रोफैरड का है श्रेणी में जोड़ा जाता है उनका परिणामी क्षमता होगी। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये बना है, अब ऑप्शन आपका ऐसा बनाया गया कि आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये नहीं ये हो सकता था, ये नहीं ये हो सकता था। क्वेश्चन क्या है कि 16 16 के कितने हैं, 16 16 के 4 संधारित्र हैं और इनको हमने श्रेणी में जोड़ रखा। अभी मैंने इसका पहले ही सॉल्यूशन करवाया था तो आप आराम से कर सकते हो कि 1/c बराबर 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, तो बराबर हो जाएगा 16 ये 4। तो 1/c बराबर क्या हो गया 4/16, तो जब c निकालेंगे तो 16/4 हो जाएगा। c बराबर 16/4, तो 4 चौक को 16, 4 4 चौक को 16, 4 आएगा, 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं 4 माइक्रोफैरड नहीं दिया, लेकिन जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना तो आप सोचते हो नहीं यार ये वाला करेक्ट हो जाएगा, कहीं ये ही ना करेक्ट हो जाए, तो उसमें क्या करते हो, गलती करते हो। कैसे गलती करते हो, जो नए मान लो कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि यार 4 तो दिया नहीं, इनमें से कोई वाला करेक्ट नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चों का माइंड ऐसे काम करता है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 4 तो है ही नहीं ऑप्शन में। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आपने किया है वो सही किया है और जो फॉर्मूला लगाया है वो सही लगाया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि परिपथ में विद्युत शक्ति को के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब क्वेश्चन क्या है कि विद्युत शक्ति को कैसे आप व्यक्त कर सकते हो। पहला क्या है, वोल्टेज वोल्टता को धारा से गुणा करके यानी V गुणे I करके। दूसरा क्या है, वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके यानी V² बटे R करके, या धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके यानी I² गुणे R करके। ऐसे आप कर सकते हो। तो ये तीनों फॉर्मूले, ऑप्शन डी क्या है, ये सभी। तो करेक्ट क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है V इंटू आई, दूसरा होता है V² बटे R, तीसरा क्या होता है I² इंटू R। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बिजली के लैंप को 100 वाट 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। बस प्रतिरोध ही तो पूछा है आपसे, तो प्रतिरोध पूछा है तो लगाइए। अभी एकदम सेम यही चीज़ मिला था, एकदम यही था, और आप निकाले थे तो 400 आया था। ठीक है, कैसे हमने निकाला था, P बराबर V² बटे R करके। तो R बराबर जो था V² बटे P, V² मतलब 200 गुणे 200 बटे 100, तो ये कैंसिल हो गया, तो 400 आ गया। ठीक है, 400 ही आया था, मैंने बताया था, अभी हमने लगाया था कुछ 2 क्वेश्चन पहले। तो 400 ऑप्शन में भी नहीं है। अब देखो फिर कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या यार 200 तो नहीं हो सकता, कहीं मेरी गलती तो नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई गुणा वगैरह किया तो गलत तो नहीं हो गया। कुछ गलत नहीं हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है। किसी परिपथ में अगर मान लो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वह होती है इलेक्ट्रॉनों का यादृच्छिक संचलन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन, अनुप्रयुक्त विभव अंतर, या फिर प्रयुक्त चालकों का अनुप्रस्थ परिक्षेत्र। तो भाई मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चन पहले ही एक बेसिक सी आइडिया बताई थी कि किसी में करंट अगर फ्लो हो रही है तो इसका मतलब है कि करंट का फ्लो होना मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फ्लो होना। करंट का फ्लो होना मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फ्लो होना, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अब मान लो कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जाएं और कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जाएं, तो इसका मतलब होता है कि वो तो एक दूसरे में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना, एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जब एक दिशा में जाते हैं तो ज़्यादा करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मतलब क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सबके पास ये जरूर पहुंचाइए। ओके, थैंक यू।